तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी क्लर्क टीए के 2024 ऑफलाइन भर्ती के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गई है कि 12 जनवरी 2025 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, इसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम रोज़ाना रात को 9 बजे आपके लिए पेपर सेट लेकर आते हैं, जिसमें से हम लोग डिस्कशन करने वाले होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को या उसी पैटर्न को। आज हम लोग सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं सेट नंबर 10 करवा चुका हूं। अभी टेक्निकल इशू की वजह से मैं करीब पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ है तो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर डिस्कशन होता है अनसीन पैसेज का। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग इन इंडिया इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड आर एट द क्रॉस रोड्स वेयर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड आल्सो रिमेन द हेल्दी। देखिए भैया, बैंक्स के बारे में चर्चा हो रही है, जहाँ पर बैंक्स के बारे में बताया गया कि अब जो बैंक का जो समय है, भारत के अंदर बैंक ने जो है उतार चढ़ाव काफ़ी सारे देखे हैं। और अब भी जो बैंक है वेयर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ती है और एक हेल्दी रिलेशन बनाती है लोगों के साथ। दे नीड टू अंडरटेक रिस्की एक्सपेरिमेंट। अगर लोगों के साथ में उनको एक अच्छे संबंध बना के रखनी है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, कुछ रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। येट परफॉर्म इट इनोवेटली, या उसको एक नई तरीके से करना पड़ेगा। एंड इट डज नॉट फेल, और ये फेल भी ना हो। दे शुड मेक फोरे इनटू द न्यू एरियाज। उनको उनको जो है दे शुड मेक फोरे इनटू द न्यू एरियाज, उनको नए नए रास्तों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नए रास्ते बनाने पड़ेंगे उनको उसमें। नेक्स्ट, फिर बोला गया है इनटू न्यू एरियाज विच आर रेयरली ट्रेड बाय देम एंड लॉस नो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, उनको कुछ ऐसे नए रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनको उससे पहले उन्होंने कभी नहीं अपनाया था। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रास्ते होंगे जिन पर उनको चलना पड़ेगा। एक मिनट में जरा थोड़ा फिक्स कर दूं, बार बार कॉल आ रहा है ना। अब ठीक है सब। हाँ भाई, आ जाते हैं। It should be understood by the absence of any bad advance or is no sign of efficient banking system। देखिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से बैड एडवांटेजेस हैं हमारे बैंक में, किस किस चीज़ों को खतरा था, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इट इज़ ओनली इंडिकेट द इमेंस कंजर्वेटिज्म, however there is no guarantee for the profit। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क। देखिए, बैंक को क्या करना पड़ेगा, एक बड़े विचार पर सोचना पड़ेगा, बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा और उनको लिक्विडिटी, तरलता और रिस्क के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। पास्ट सिन शुड बी फॉरगेटन, पुरानी गलतियां उनको भुलाया जाना चाहिए। नोवल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स शुड बी एडॉप्टेड विदाउट विच बैंक वुड बी इन डेंजर। देखिए भैया, नई टेक्निक अपनानी चाहिए। जो बैंक खतरे के अंदर हैं, जो कर्जे में डूब रही हैं बैंक, उनको उभारना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास क्वेश्चन पर। तो बोला गया, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द पब्लिक सेक्टर बैंक विटनेसिंग। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, किस चीज के विटनेस हैं, किस चीज का वो विटनेस करती हैं? अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ चेंज। इसमें आया था वर्ड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, देखेंगे यहाँ पर आता है, एक वर्ड आता है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये ना, ये यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, पीरियड ऑफ चेंज बोला गया। ठीक है, इस जगह पर है ये, इसको ठीक है। चले, तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन एडिशन टू बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल व्हाट डज द ऑथर वांट द बैंक टू बी। देखिए, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो ऑथर क्या चाहता है, बैंक को क्या करना चाहिए भैया? फाइनेंशियली हेल्दी। उनको क्या होना चाहिए, बैंक को एक अच्छे तरीके से हेल्दी होना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्दी होना चाहिए, लोगों को वो टाइम पर लोन दे सके बैंक, ऐसा होना चाहिए बैंक। हाउ कैन द बैंक टेक द रिस्क विदाउट रिस्किंग अ फेलियर। एक बैंक कैसे रिस्क ले सकती है बिना किसी जोखिम उठाए, यानी जोखिम भी नहीं उठाए और बैंक का काम भी पूरा हो जाए। तो देखिए, अगर कोई भी बैंक बीइंग इनोवेटिव, नए नए कदम उठाने चाहिए। तो भैया देखिए, नए कदम उठाने चाहिए जिससे बैंक को कम रिस्क पर हम लोग ज़्यादा आउटपुट पा पाएँ। ठीक है, जैसे कई सारी अभी छोटी छोटी बैंक आ गई हैं, इंस्टेंट लोन देती हैं। 1 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगले पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांस इंडिकेट। देखिए,
किसकी अनुपस्थिति में, बैड एडवांस की उपस्थिति के अंदर क्या चीज़ हमको दर्शाती है, क्या चीज़ हमको दिखती है, बताइए। 4 का आंसर हो जाएगा इमेंस कन्वर्जेटिज्म। देखिए यहाँ पर दिया था ना, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है लाइन में, यहाँ पर था इट ओनली इंडिकेट्स इमेंस, ये देखिए मैं पहले साफ कर दूँ मैं, और ऊपर से अगर चेक करते हुए आए तो क्या बोल रहा है देखो, बैड एडवांस सॉरी एब्सेंस ऑफ द बैड एडवांसमेंट इज नो साइन ऑफ सिग्निफिकेंट बैंकिंग, इट इज ओनली इंडिकेट, देखिए क्या दर्शाता है, इमेंस कन्वर्टिज्म। ठीक है, तो यहीं से हमारा आंसर आ रहा है इसका। चलिए अगले की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट वुड हैपन इफ द नोबल और प्रैग्मेटिक टेक्निक्स आर इग्नोर्ड। अगर अच्छी और उपजाऊ टेक्निकों को अगर हम इग्नोर करते हैं, जो हमारे बैंक को आगे बढ़ा सकती है, हमको प्रॉफिट कर सकती है, अगर उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो इससे क्या होता है हमारे लिए, बताइए। ऑप्शन, इसका आंसर लगेगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, विल अंडरमाइन द बैंक सोशल कमिटमेंट। जो बैंक है वो क्या करेगी, अपने सोशल कमिटमेंट को पूरा नहीं कर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। आगे आइए क्या बोला गया है, इन द पास्ट 50 ईयर, पिछले 50 वर्षों में डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस टू बी प्रेस्क्राइब द एंटीबायोटिक एट द फर्स्ट साइन ऑफ द ट्रिवियल इन्फेक्शन और ट्रीट पेशेंट विद अ हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक। देखिए पिछले 50 वर्षों में हमने देखा है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि जब भी कोई मरीज आता है उसको हल्का सा भी इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते थे। These days it is not uncommon to see the practitioner prescribing multiple antibiotic। अब आजकल क्या होता है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं विदाउट एनी रियल इंडिकेशन ऑफ द रिलेवेंस फॉर द सच द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। उनको प्रॉपर ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी नहीं मालूम होता और एंटीबायोटिक्स वो देते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज द मिरेकल ड्रग्स। एंटीबायोटिक ड्रग्स को पुराने ज़माने में जादू की दवाई माना जाता है, बट देयर इज़ ग्रोइंग एविडेंस that they are overworked miracle, especially in countries like our where there is easy access to the drugs across the counter including the antibiotic। देखिए इन्होंने क्या किया है, समय के हिसाब से वो जो जादू की दवाई थी वो बिल्कुल एक अच्छी दवाई भी साबित हो रही है और ओवर द कंट्री दुनिया में हर जगह पर फैली हुई है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न प्री एंटीबायोटिक डेज। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते प्री एंटीबायोटिक डेज, जब हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती थी प्रॉपर, लोग मर जाते थे बिना दवाइयों के अभाव में। ठीक है, दवाइयों के अभाव में लोग मर जाते थे। येट द अनब्राइडल यूज ऑफ दीज एजेंट्स इज इनएक्सोरेबली प्रोबेबलिंग अस इन द दैट डायरेक्शन। देखिए अगर अगर हम इन दवाइयों का अनब्राइडल यूज़ करते हैं, अंधाधुंध यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है इन दवाइयों से। एंटीबायोटिक आर कॉल्ड द ओवरवर्क्ड मिरेकल बिकॉज एंटीबायोटिक दवाइयों को क्यों कहा जाता है, जादू की दवाई क्यों कहा जाता था, और ये ओवर क्यों यूज़ की जाने लगी थी, दे आर यूज्ड ओवर। दवाइयों का डॉक्टर पहले क्या करता था, एक दवाई देता था बहुत सारे इलाज हो जाते थे, अब क्या करता है डॉक्टर इतनी सारी एंटीबायोटिक लिख देता है, 2-3 अंधाधुंध, तो ओवरवर्क्ड मिरेकल हो रहा है ये। ऑप्शन नंबर 3। देखिए वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्न ऑफ प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स, हम क्यों बिना एंटीबायोटिक दवाइयों के बिना वाले दिनों को कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब वो ज़माना नहीं रहा है कि हम बिना एंटीबायोटिक के जी सकें। तो देखिए एंटीबायोटिक बिकम इंडिस्पेंसेबल, आवश्यक बन गया एंटीबायोटिक हमारे लिए, नहीं। देखिए वी मस्ट गो बैक टू द प्री एंटीबायोटिक डेज, हमें पुराने बिना एंटीबायोटिक दवाइयों के ज़माने में जाना चाहिए, नहीं। वी कैन स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक के प्रयोग को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये प्रयोग होंगी ही होंगी। ठीक है, इसमें सेंटेंस में भी कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्न टू द एंटीबायोटिक डेज, क्योंकि इनका जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा। द पैसेज टेल अस दैट, पैसेज हमको किसके बारे में बताता है, बताओ बेटा। पैसेज के अंदर किस चीज़ की चर्चा की गई है, द एंटीबायोटिक वर्क्स मिरेकल, क्या एंटीबायोटिक जादू की दवाइयों की तरह काम करता है। अच्छा चलिए इसको भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ये भी आंसर होने की संभावना है लेकिन होल्ड करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द कंट्रीज, ठीक है भैया, काउंटर्स सभी जगह पे अवेलेबल है। द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज़ अनकंट्रोलेबल, एंटीबायोटिक का जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल यूज़ हो रहा है, ये भी सही। एंटीबायोटिक आर इनडिस्क्रिमिनेटेबल, देखिए एंटीबायोटिक जो है हर जगह पे प्रयोग हो रहे हैं और इसके जो प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो 4th आंसर। नंबर 9 पर आ जाइए।
द पैसेज डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ, पैसेज किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? ड्रग्स इन जनरल नहीं, मिरेकल ड्रग्स नहीं, एंटीबायोटिक्स के बारे में ज्यादा चर्चा। नंबर 3 ठीक है। 10 पर आइए, दीज डेज इट इज नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक मीन्स, आजकल ऐसे असामान्य बात नहीं है कि मैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो भैया ये सब लोगों को दी जा रही है, कॉमन बात है ये तो। इट इज़ रेयर, रेयर का मतलब कभी कभार की बात है नहीं, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। स्पॉट द एरर, जो गलतियों को बताता है उसको स्पॉट करना है, स्पॉटिंग एरर। वन ऑफ द पेक्युलरिटीज विच डिस्टिंग्विश, देखिए कभी भी सेंटेंस में हु, विच और दैट आ जाए बेटा, ठीक है, तो इनसे पहले जो भी नाउन होगा, यहाँ पे जो भी नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही बेटा वर्ब यहाँ पर आएगी। तो देखिए वन ऑफ दीज पेक्युलरिटीज, ये कैसा है? प्लूरल नंबर है, यहाँ पे बीच में विच आ रहा है और वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर वर्ब आ रही है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी कैसी करनी पड़ेगी? प्लूरल। तो यहाँ से ये जो एस है, ई एस है पीछे, इन दोनों को हटा दो, तो केवल क्या हो जाएगा? डिस्टिंग्विश। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि वर्ब प्लूरल बन जाएगी, जैसे ही ई एस हटाओगे तो वर्ब बन जाएगी प्लूरल। देखिए कभी भी सेंटेंस में नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन द 10th अक्टूबर, उनमें से कोई भी 10 अक्टूबर को पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहा। कभी भी सेंटेंस में नीदर ऑफ सेंटेंस की शुरुआत में हो, एज ए सब्जेक्ट हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, 10 मील क्या एक लंबा रास्ता होता है पैदल कवर, पैदल यात्रा करने के लिए 10 मील एक लंबा रास्ता होता है बेटा। तो देखिए यहाँ पे 10 मील क्या है? एक पूरा पैकेट बना दिया है, 10 मील का क्या कर दिया उन्होंने? 10 मील का एक पैकेट बना दिया कि ए लॉन्ग डिस्टेंस है, ये जो 10 मील है ये क्या है? एक लंबा रास्ता है। तो इस ए आर्टिकल की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। 14 पर आ जाइए, 14 क्या बोल रहा है? 14 पे आएगा बेटा, आर्टिकल आपको बताना है। मिल्क इज सोल्ड डैश लीटर, देखिए लीटर का मतलब क्या होगा? इकाई। जब भी कभी यूनिट आ जाए और यूनिट से पहले यहाँ बाय आए तो गारंटी है कि यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा? दा का यूज करना। कभी कभार देखो यहाँ पर लीटर है, यहाँ पे कभी किलोग्राम भी आ सकता है, ठीक है, किलोमीटर आ जाए तो घबराना नहीं, किलोग्राम आ जाए, किलोमीटर आ जाए और आगे कहीं बाय लगा हो तो 100% क्या लगेगा? दा लगेगा, ठीक है, यूनिट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, देखिए रिवर की बात है और नदियों के नाम से पहले क्या लगता है? दा लगता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ये डबल डबल टाइप हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हटा दीजिए यहाँ पे, तो भी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी ही रहेगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। डैश यू डैश हायर यू क्लाइम द कोल्डर यू गेट, देखिए अगर किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दी गई हूँ, हायर और कोल्डर, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, यहाँ पे भी दा लगेगा और इससे पहले यहाँ पर भी दा लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बेटा प्रपोजिशन की तरफ आते हैं। देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके समय के महत्व को समझता हूँ, इसलिए इधर पे अपने वीडियो के अंदर फालतू इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। आपके लिए भी एक एक मिनट कीमती है बेटा, तो मैं स्पीड में चीज़ों को कवर कराता हूँ। अगर आपने मेरी स्पीड को मैच कर लिया तो वहाँ आप पेपर को फोड़ कर आ जाओगे, तो मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाए तो फिर नहीं होने वाला, बैठे रहो फिर तो नेक्स्ट आपको आना पड़ेगा बेटा, है ना। अच्छी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, वहाँ ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है बेटा, ये कोई घर में कोई कोचिंग में कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है, ऑल इंडिया कंपटीशन है, एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं आपसे भी ज़्यादा खतरनाक वाले। माई फादर लिव्स डैश दिल्ली, मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। बड़े स्थान के लिए क्या लगता है? हमेशा इन लगता है, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। माधव इज गुड डैश इंग्लिश, ध्यान रखिए पेपर में फिक्स्ड प्रपोजिशन है, गुड आएगा तो गुड के साथ में क्या लगेगा? एट लगेगा। निपुण होना, गुड एट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होना किसी चीज में, तो वो किस में है? माधव इंग्लिश में एक्सपर्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा गुड एट। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डैश हर हस्बैंड, नैना ने अपने हस्बैंड को जो है फैक्ट के बारे में, तथ्यों के बारे में नहीं बताया, तो डिस्क्लोज के साथ में किसका यूज करेंगे? टू का। आंसर ए फॉर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको पी क्यू आर एस सेंटेंस को अरेंज करना है। जो रेड कलर में दिया हुआ है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच में सेंटेंस को आपको सेट करना है। अब ये कैसे सेट होगा, ऑप्शन को चेक करके ही सेट किया जाएगा। तो देख लीजिए पहले, आर एस टी क्यू, अगर इनमें से पहला सेंटेंस मिल गया तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो शुरू करें। माई अंकल मार्टिन वेंट टू लिव इन अ हैमलेट, मेरे जो अंकल है मार्टिन वो एक गांव में एक जगह पे रहने के लिए गए। अब क्या हुआ, बट इट वॉज वेरी लेजी पैरट, अचानक से तोते की बात आ गई, ये तो हो नहीं सकता। अचानक से पी शुरू हो गया, ये तो कर नहीं सकते। अब क्यों देखो, सो मार्टिन ब्रॉट अ पैरट, तो वो मार्टिन एक तोता ले आए। अब ये पता ही नहीं है किस वजह से लेकर आए हैं तोता, ये भी साइड करो, क्यों से भी सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता। मार्टिन्स नेबर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ पैरट, अब ये समझ में आ रहा है, मार्टिन के दोस्त ने कहा कि उसको एक तोता खरीदना चाहिए। चलिए एक कहानी ये समझ में आ रही है। एवरी होम देयर हैड अ पैरट एज अ कस्टम, देखिए यहां पे कुछ कहानी हमको बिल्कुल समझ में आ रही है कि ऐसा होने की संभावना है कि पहले क्या हो जाए हमारे पास में, ऐसा हो सकता है कि मार्टिन के नेबर ने उसको तोता खरीदने के लिए कहा कि तुमको एक तोता खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए, एवरी होम देयर हैड अ पैरट एज अ कस्टम, क्योंकि हर घर पे क्या एक तोता पालने का कस्टम बना हुआ है, रिवाज है। और आर के बाद में एस फिर आएगा क्यू, सो मार्टिन बॉट अ पैरट, तो मार्टिन एक तोता खरीद लाए। बट इट वॉज वेरी लेजी, लेकिन वो तोता क्या था, बहुत आलसी था। द पैरट डिड नॉट लाइक टू स्पीक, पैरट बोलना पसंद नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा, आर एस क्यू पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21 पर आइए, 21 क्या बोल रहा है, 21 में समझ लेते हैं। अच्छा 21 का पहला ऑप्शन देखो, क्यू के बाद क्यू 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 क्यू, अच्छा क्यू के बाद में पी, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद में आर, क्यू के बाद में एस, तो क्यू के बाद में पी है, ये रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्यू के बाद में पी आना चाहिए। अभी मैंने सेंटेंस को पूरा पढ़ा नहीं है, अब पढ़ूंगा, देखो कैसे हो रहा है। हेल स्टोन कंसिस्ट ऑफ द मैनी अनियन लाइक लेयर ऑफ आइस, हेल स्टोन का मतलब समझते हो, ओले गिरते हैं, ओले, आसमान से बर्फ, ओले गिरते हैं ना, तो जैसे प्याज होता है, ऑनियन होता है, ऑनियन की परत होती है, एक के ऊपर एक परत होती है, ऐसी क्या होती है, बर्फ की भी परत होती है। इस तरह के हेल स्टोन्स होते हैं। अब क्यू वाले सेंटेंस से देखते हैं। इन सर्टेन वेदर कंडीशन स्मॉल आइस क्रिस्टल ड्रॉप टू फॉर्म अ क्रिस्टल, कुछ कुछ मौसमी परिस्थितियों के अंदर जो आइस क्रिस्टल होते हैं, बर्फ की जो क्रिस्टल होते हैं वो गिरते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। अब आएगा पी, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हेल स्टोन इज टू हैवी, और ये प्रोसेस जब तक होता रहता है जब तक वो जो है हेल स्टोन, ओला क्या भारी ना हो जाए, टू बी लिफ्टेड एंड देन इट ड्रॉप टू द अर्थ, और वो इतना भारी हो जाता है जैसे ऊपर से यहाँ से पानी की बूंद आ रही है, वो ठंडी हो गई, तो इस पर परत के परत जमती गई जमती गई जमती गई और वो क्या हो गई, भारी सी हो गई। तो जैसी भारी हुई, वो पानी की बूंदें गिरने लगी धरती के ऊपर। तो ये 2 हो गया। अब क्यू के बाद में पी तो आ गया। अब आगे देखिए, इसके बाद में हम लोगों को देखना है आर, सम ऑफ द मॉइस्चर फ्रीजेज ऑन द क्रिस्टल फॉर्मिंग अनदर लेयर, और जो बर्फ के ऊपर जो मॉइस्चर, ओला तो है उसके ऊपर भी मॉइस्चर जमा हुआ है, उसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है और एक और लेयर बनाता है। अब उसके बाद में आएगा 4, अब ड्राफ्ट कैरी द हेलस्टोन एंड व्हेन इट ड्रॉप अनदर लेयर इज फॉर्म, और अब ड्राफ्ट जैसे ही आते हैं वो हेलस्टोन को ले जाते हैं और उसके ऊपर दोबारा से एक क्या करते हैं, बर्फ की परत जमा देते हैं। तो बर्फ के ऊपर बर्फ, परत के ऊपर परत जमती जाती है और प्याज के जैसे आकार में हेलस्टोन होता जाता है। दैट इज हाउ हेलस्टोन आर फॉर्म, इससे हमको पता चलता है इस तरीके से हेलस्टोन का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। देखिए आगे दिया हुआ एक और स्टोरी अरेंजमेंट करना है। आई शेल टेल यू अबाउट द वे यू कैन सी अ रेनबो, मैं आपको बता सकता हूं कि रेनबो कैसा दिखाई देता है। तो पहला देखिए एस 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 एस, तो हमको ये बात कंफर्म है कि एस से तो सेंटेंस शुरू होगा। अच्छा एस के बाद में पी है, एस के बाद में पी है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस होने वाला है। तो एस से ही सेंटेंस शुरू करें हैं। When you stand with a light source behind you and misty water before you, you can see a rainbow। देखिए आप when you stand with a light source behind you, आप यहां पे खड़े हुए हैं, आपके पीछे रोशनी आ रही है और आपके सामने पानी का झरना कोई गिर रहा है, यानी मिस्टी वाटर है, थोड़ा पानी का गिरना झरना सा गिर रहा है,
तो एक रेनबो निर्माण होता है। बी, बिग रेनबोज कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू द होराइजन। जब सूरज क्या हो, ढलने वाला हो, होराइजन पर हो, क्षैतिज पर हो, तब आप बड़े रेनबो को देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है, आर, यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट ऑफ द वाटरफॉल। और अगर आप रेनबो को देखना चाहते हो तो जहां पर झरना गिरता है, पानी का झरना गिरता है, वहां पर भी आप रेनबो को देख सकते हैं। और उसके बाद में आएगा क्यू, और यू कैन नोटिस अ रेनबो इन द स्प्रे फ्रॉम अ गार्डन हॉस। गार्डन के अंदर देखा है आप लोगों ने, गार्डन के अंदर जो पानी का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, तो जो पानी का छिड़काव किया जाता है उस समय में भी आप रेनबो को देख सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए 23 पर आए। सिनोनिम आपको बताना है। पहला वर्ड है हमारे पास में रील। रील का मतलब होता है भंवर। क्या होता है, भंवर, घुमावदार होता है ना। जैसे आप रील्स देखते हैं तो भ्रम जाल में फंस जाते हैं, ऐसा भंवर। ठीक है, रिल का मतलब क्या होता है, रिल का मतलब भी क्या होता है, भंवर ही होता है। यही इसका आंसर है बेटा। फिश का मतलब मछली, हिट का मतलब पीटना, मिस्टेक का मतलब गलती। आंसर ए फॉर अमेरिका। 24 पर आइए, सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में इनस्क्रूटेबल। इसका मतलब होता है रहस्यमय। क्या होता है, रहस्यमय। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज कठिन हो। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमय। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कठोर, जो लचीला ना हो। ठीक है, और वेरी का मतलब होता है केयरफुल, यानी किसी चीज को लेके काफी ज्यादा सजग। अभी क्या करेंगे, इनस्क्रूटेबल का रहस्यमय है, सिनोनिम आपको बताना है। आंसर बी फॉर बॉम्ब। ठीक है, चल तो जवानों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ पर आ गए हैं। ध्यान से सुनिए, रोजाना रात को 9 बजे मैं एक पेपर सेट अपलोड कर देता हूं। आज सेट नंबर 11 किया है, कल हम सेट नंबर 12 को अपलोड कर देंगे। तो ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, जिससे आपको बराबर अपडेट मिलते रहे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयार करनी है, वो सब चीज़ें। ठीक है, सिनोनिम पर आ जाइए। अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, कम करना, डिक्रीज करना। ठीक है, क्या कर देना, डिक्रीज। फ्री का मतलब क्या होता है, किसी को मुक्त कर देना। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, किसी की लड़ाई को भड़काना, यानी इंसाइट। और वेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या होना, पतन होना, पतन होना। जैसे कोई साम्राज्य है, उसका पतन हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। कुल मिला के वेन का मतलब क्या था, गिरा, फॉल डाउन। क्या होना, फॉल डाउन, गिरना नीचे। अभी डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना, और इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो जवानों आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर सही स्थान पर हैं। बिल्कुल एग्जाम का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से आने वाला है, जो जो पैटर्न मैंने आपको इसके अंदर बताया है। जवानों कल मिलते हैं आपको रात को 9 बजे एक नई तैयारी के साथ में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं।